नमस्ते बच्चों। 8वें पाठ के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम 8वां पाठ पढ़ रहे थे धातु विज्ञान। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था धातु प्राप्त करने यानी अयस्कों से धातु प्राप्त करने के सोपान। तो इसमें पहला सोपान अपना कंप्लीट हो गया था, अयस्कों का सांद्रीकरण, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। वो धातु के निष्कर्षण का भी पहला पॉइंट है अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो बच्चों, आपने ये पढ़ा है धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। उस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर की तरफ जो धातुएं रखी गई हैं वो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं यानी अवरोही क्रम में जाते हैं तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। और जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन का निर्माण करती हैं। और अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और बच्चों, जो धातुएं अति अभिक्रियाशील होती हैं यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ऐसी धातुएं कमरे के तापमान पर हवा के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। ये धातुएं हवा के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती हैं। ऐसी अति अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटनी पद्धति का उपयोग किया जाता है। बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसी धातुएं उनके पिघले हुए क्लोराइड लवणों के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती हैं। अति अभिक्रियाशील धातुओं को उनके पिघले हुए रूप में क्लोराइड लवणों से विद्युत अपघटनी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते समय धनाग्र पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और ऋणाग्र पर धातु प्राप्त होती है। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु किस तरह से प्राप्त की जाती है, क्योंकि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सोडियम धातु को प्राप्त करते समय विद्युत अपघटनी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे ऋणाग्र पर सोडियम आयन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में रूपांतरित हो जाता है। और यहाँ पे क्लोराइड आयन ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके क्लोरीन गैस में रूपांतरित हो जाता है। इस अभिक्रिया में ये सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन, जो कि आपने पिछले पाठ के अंदर पढ़ी थी। और यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोराइड आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का परित्याग करने वाले का क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? अपचयन। बच्चों, एक प्रश्न है आपकी बुक में, थोड़ा सोचिए। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इनकी पिघली हुई अवस्था में विद्युत अपघटन के लिए विद्युत अग्रों पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो अभिक्रिया देखते हैं किस तरह से है। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका विद्युत अपघटन लिखा है। तो ऋणाग्र पर मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। ऋणाग्र अभिक्रिया क्या होगी? मैग्नीशियम आयन जिस पर 2 धनावेश होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होकर के मैग्नीशियम धातु के रूप में प्राप्त होता है। और धनाग्र पे अभिक्रिया क्लोराइड आयन
क्लोरीन गैस में रूपांतरित हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करता है। तो अब यहाँ पे सेम वैसे ही अभिक्रिया हुई जैसे सोडियम क्लोराइड की हुई, यानी मैग्नीशियम आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और मैग्नीशियम धातु में रूपांतरित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण। उसी तरह से अगला है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे हम क्या लिख देंगे? कैल्शियम। CaCl2 और यहाँ पे क्या हो गया? कैल्शियम। और ये कैल्शियम धातु प्राप्त हुई। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है CaCl2। ऋणात्मक पर अभिक्रिया कैल्शियम आयन, जिसपे 2 धनावेश होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन होकर के कैल्शियम धातु में रूपांतरित हो गया। और क्लोराइड आयन सेम पहले जैसी अभिक्रिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके क्लोरीन गैस में रूपांतरित हो गया। तो ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं, इनका निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी अभिक्रिया द्वारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्यूमिनियम धातु के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। एल्यूमिनियम का संकेत क्या है? Al। इसका रंग कैसा होता है? रुपहला सफेद। परमाणु क्रमांक इसका होता है 13 और 2, 8, 3 और संयोजकता है इसकी 3। अब उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम धातु अभिक्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाई जाती है और प्रकृति में ऑक्सीजन, सिलिकॉन के बाद सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली धातु है एल्यूमिनियम, जो प्रकृति में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और साथ ही ये एल्यूमिनियम धातु जो है उसका प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। तो इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है और बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3.NH2O। इस बॉक्साइट में 30% से लेके 70% तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और बाकी का भाग क्या होता है? मृदा अशुद्धि। इन मृदा अशुद्धियों में मिट्टी, रेत के कण और चट्टानीय पदार्थ होते हैं। और एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करने के लिए 2 विधियों को काम में लिया जाता है। पहला अयस्क का सांद्रीकरण और दूसरा विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। तो अयस्क का जब सांद्रीकरण किया जाता है, यानी बॉक्साइट अयस्क का सांद्रीकरण जब करते हैं, तो इसके लिए 2 विधियां काम में लाते हैं। पहली बेयर विधि और दूसरी हॉल की विधि। तो अब देखते हैं दोनों विधियां क्या हैं। बॉक्साइट में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं? सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इन अशुद्धियों को बेयर की विधि या हॉल की विधि द्वारा दूर किया जाता है। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं बेयर की विधि। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड क्या है या फिर अयस्क? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का सांद्रीकरण करने के लिए बेयर की विधि में क्या किया जाता है? बॉक्साइट को सर्वप्रथम पीसा जाता है। पीसने के बाद उसे उच्च दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH भी कहते हैं, उसके साथ लगभग 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके उसका निक्षालन किया जाता है। बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है।
यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका जलीय विलयन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा नहीं है मैंने, तो ये आप अपने बुक में देख लेंगे। तो जलीय विलयन में जब इसे घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा इसका निक्षालन होता है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। बच्चों, बॉक्साइट में 3 प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, ये भी मैंने बताया। तो इनमें से आयरन ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अघुलनशील होने के कारण उसे छान करके अलग कर लिया जाता है। परंतु सिलिका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के जल में घुल जाती है और घुलनशील विलयन तैयार होता है, उस विलयन को कहते हैं सोडियम सिलिकेट। बच्चों, जलीय सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डाल करके तनु करते हैं और उसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडा किया जाता है, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसे छान करके अलग कर लिया जाता है। हाल की विधि को भी देखेंगे हम। तो हाल की विधि में क्या किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क का चूर्ण बनाया जाता है और उस चूर्ण को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। सार संग्राहक कहा जाता है जिसमें गर्म किया जाता है, उसमें गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट बनने के बाद उस विलयन को छाना जाता है और छनित्र जो विलयन प्राप्त हुआ उसे गर्म किया जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। बच्चों, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दोनों विधियों द्वारा प्राप्त होता है, बेयर की विधि द्वारा और हाल की विधि द्वारा, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छान करके धोते हैं और धो करके उसे सुखाया जाता है। उसके पश्चात उसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हवा की सीमित आपूर्ति में गर्म किया जाता है, जिस क्रिया को हम कहते हैं निस्तापन। और उसके द्वारा फिर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इससे कहते हैं धातु का सांद्रीकरण। पूरी तरह से उसका सांद्रीकरण हो गया। उसके बाद धातु का विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा बॉक्साइट का सांद्रीकरण, और अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन, यानी बॉक्साइट से धातु प्राप्त करने का ये दूसरा चरण है। बच्चों, ये अभिक्रिया है विद्युत अपघटनी अपचयन। किसका? एल्यूमिना का। तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन की अभिक्रिया का ये आकृति है। इसमें एक स्टील की टंकी होती है और उस स्टील की टंकी का आंतरिक भाग, ये ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा है वो आंतरिक भाग है, और वो किसका बना हुआ है? तो ग्रेफाइट का। इसके अंदर छड़ें हैं, पीले रंग में दिखाई दे रही हैं। ये छड़ें किसकी हैं? ये भी ग्रेफाइट की हैं, पर ये छड़ें धनाग्र का कार्य करती हैं और ये अस्तर ऋणाग्र का, क्योंकि सेल के ऋण भाग से ये अस्तर जुड़ा हुआ है और धन भाग से ये छड़ें जुड़ी हुई हैं। और इस स्टील की टंकी में एल्यूमिना डाला जाता है। एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का मिश्रण डाला जाता है। क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का मिश्रण इसलिए डाला जाता है क्योंकि एल्यूमिना का द्रवणांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सके। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु जमा होती है, ऋणाग्र पर एल्यूमिनियम जमा होती है, और पिघली हुई एल्यूमिनियम भारी होने के कारण
तली में जमा हो जाती है। ऋणाग्र कहाँ है? ये ग्रेफाइट का अस्तर। तो यहाँ पे धातु जमा हो जाती, कौन कैसी रहती है? पिघली हुई अवस्था में, क्योंकि द्रवणांक कम हो गया तो पिघल जाती है आसानी से और उसे यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। और धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो अब अभिक्रिया का समीकरण देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, अभिक्रिया का समीकरण है, धनाग्र पे अभिक्रिया है ऑक्सीजन आयन और उससे क्या निर्मित हो रहा है? ऑक्सीजन गैस। और ऋणाग्र पे अभिक्रिया है एल्यूमिनियम आयन, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्यूमिनियम धातु में रूपांतरित हो जा रहा है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है एल्यूमिनियम आयन और एल्यूमिनियम धातु में रूपांतरित हो रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? अपचयन। और ये क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार्क का सूत्र है बच्चों। क्रायोलाइट का सूत्र है Na3Al(F6) और फ्लोरस्पार्क का सूत्र है CaF2। इस अभिक्रिया में मुक्त हुई ऑक्सीजन की कार्बन से अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्र का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए समय समय पर उसे बदल दिया जाता है। धनाग्र यानी ये छड़ें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जमा हो जाने के कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इसे समय समय पर बदला जाता है। बच्चों अगला टॉपिक है अपना मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंतर्गत मध्य भाग में जो धातुएं हैं वो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे लोहा, तांबा, सीसा और जस्ता। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इन धातुओं ये जो धातुएं होती हैं ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है। तो बच्चों यहाँ पे इन मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट में से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। पहला है भंजन, जिसे भर्जन भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। और दूसरी अभिक्रिया है निस्तापन। तो पहली अभिक्रिया जो भर्जन अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ उसे गर्म किया जाता है। किसे? धातु के सल्फाइड को। तो धातु के सल्फाइड की ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके कारण धातु का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दूसरा है निस्तापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में धातु के कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है और इसको हवा की सीमित आपूर्ति में गर्म किया जाता है। तो सीमित आपूर्ति में जब गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं निस्तापन, और भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा के साथ गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं भर्जन। तो निस्तापन क्रिया द्वारा जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब प्राप्त होने वाला जो ये धातु का ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। कार्बन अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उसी तरह से कार्बन के अलावा भी कुछ और अपचायक हैं, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का उपयोग किया गया, मैंगनीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो क्या बनता है, मैंगनीज बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही भरपूर मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यहाँ एल्यूमिनियम या फिर ये कार्बन क्या कर रहा है, अपचायक का कार्य कर रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड का कार्बन अपचयन कर रहा है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है।
तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो रहा है, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और मैंगनीज का अपचयन हो रहा है। कार्बन और एल्यूमिनियम के साथ साथ कैल्शियम और सोडियम का भी अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। और बच्चों, इस समय निकलने वाली ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि जो धातु प्राप्त होती है वो पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होती है। बच्चों, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे की तरफ जो धातुएं हैं उन्हें हम कम अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम और मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तांबा। इन सब के भंडार समाप्त हो चुके हैं। केवल तांबा सल्फाइड के रूप में, यानी सल्फाइड यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो सल्फाइड यौगिक के रूप में Cu2S के रूप में पाया जाता है। इसे हवा में गर्म करने, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति में गर्म करने पर इससे तांबा प्राप्त किया जाता है। तो जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Cu2O, यानी तांबे का ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। Cu2O और Cu2S इन दोनों की अभिक्रिया से तांबा प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इस तरह से कम अभिक्रियाशील धातुओं से धातुएं आसानी से प्राप्त कर ली जाती हैं। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।